भारतीय जनता पार्टी के परिवार में ठियोग से इंदु वर्मा जी का हम सब स्वागत करते हैं। इंदु वर्मा जी सामाजिक कार्यों में वरिष्ठ कार्यकर्ता है और अब मैं निवेदन करूंगा कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी इंदु वर्मा जी का भारतीय जनता पार्टी में पटका, टोपी और बुके देकर स्वागत करेंगे। फोटो आगे। इस कार्यक्रम में इंदु वर्मा जी के सभी क्षेत्रवासियों का भी स्वागत है और जिस प्रकार से लंबे समय से ये परिवार भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा और साथ ही ठियोग विधानसभा क्षेत्र में हमेशा अग्रिम भूमिका में रहते हुए इन्होंने समाज के उत्थान के लिए कार्य किया है। हेलो अभी आपने महासू के पूरे प्रदेश की नहीं आधे महासू और इस हॉल में विराजमान ठियोग मंडल ठियोग विधानसभा क्षेत्र के आए हुए अत्यंत वरिष्ठ कार्यकर्ता साथियों, आज हमें इस बात का फख्र है, इस बात का गौरव है कि श्रीमती इंदु वर्मा जी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई हैं। हम आपका हृदय की गहराई से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। हमने देखा है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी का परिवार वो बढ़ रहा है और सिंबॉलिक तौर के ऊपर श्रीमती इंदु वर्मा जी को पटका पहना करके इनका विधिवत रूप से पार्टी में शामिल किया है, परंतु इनके साथ जो सैकड़ों कार्यकर्ता हैं उन सब का भी हार्दिक अभिनंदन है, उनका भी स्वागत है और वो सब लोग यथास्थान पार्टी में शामिल होंगे। श्री बिट्टू वर्मा जी, हमारे जिला अध्यक्ष अरुण फाल्टा जी इस बात की योजना करेंगे कि उनको किस प्रकार कहां शामिल करना है। उन सब का भी मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से अभिनंदन करता हूं। हमें स्मरण है कि स्वर्गीय श्री राकेश वर्मा जी भारतीय जनता पार्टी से आप माननीय विधायक रहे और लंबे समय तक पार्टी के नेता इस नाते शिमला जिला का नेतृत्व करते रहे और आज फिर महासू के क्षेत्र में एक नया अध्याय भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहा है। हम एक बार फिर आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं आज की वार्ता में अपना विषय आपके सम्मुख रख रहा हूं। प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आने के लिए
अनेक प्रकार के हथकंडे अपनाए, प्रलोभन दिए और बहनों को प्रलोभन दिए, बेरोजगार युवकों को प्रलोभन दिए। उनसे कहा कि हमारी गारंटी है कि पहली कैबिनेट के अंदर 22 लाख बहनों को 1500 रुपए मिलेगा, 1 लाख सरकारी नौकरियां पहली कैबिनेट में मिलेंगी, आदि आदि। मैं उसकी चर्चा इसलिए नहीं कर रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश की लाखों लाखों दीवारों के ऊपर आज भी वो चस्पा है, लोगों के मोबाइल्स में आज भी वो वीडियोस मौजूद हैं। परंतु सत्ता में आने के बाद माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने क्या कहा वो काबिले गौर। उन्होंने कहा कि हम 5 साल के लिए चुन के आए हैं, हम अपने काम को करेंगे। उसी समय जनता ने वो गारंटियों वाला वीडियो वो चलाया कि पहली कैबिनेट में आप 1 लाख सरकारी नौकरियां दे रहे थे, आपने नौकरियां देने वाला संस्थान ही बंद कर दिया। फिर इन्होंने एक राग अलापा, मैं उस पर पर्टिकुलरली मीडिया के माध्यम से हिमाचल का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि खजाना खाली है। और ये जो खजाना खाली है, 3 महीने तक हिमाचल प्रदेश की जनता को एक ही बात बोलती रही सरकार कि सरकार का खजाना खाली है। उसके अगले 3 महीने तक एक व्हाइट पेपर लाए, बोले जी कर्ज चढ़ा दिया हिमाचल प्रदेश में, बहुत बड़ा कर्ज, 3 महीने उसमें निकाल दिया। अब खजाना खाली है, उसका भी सबको पता लग गया कि खजाना पहले भी इतना था, आज भी इतना ही। व्हाइट पेपर लाए, 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज दिखाया और उसका जो लबोलबाब निकल करके आया, 75,000 करोड़ में से 62,000 करोड़ कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश की जनता को दिया। और उससे भी आगे चल के जो जबरदस्त मजेदार बात ये हुई कि आप कहते रहे कर्ज ले रहे हैं, परंतु आपने धनाधन कर्ज लेना शुरू कर दिया और 18,000 करोड़ रुपए का कर्ज आपने 15 महीने में ले लिया। तो 6 महीने इसमें बीत गए जनता का ध्यान बटाने के लिए। उसके बाद भगवान का कहर आ गया, आपदा आ गई। आपदा में भारतीय जनता पार्टी चट्टान की तरह से हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ और सरकार के साथ खड़ी रही। परंतु एक और अवसर इन्होंने ढूंढा बीजेपी को कोसने का। जनता के लिए कुछ नहीं किया, केवल बीजेपी को कोसने का। 1,782 करोड़ रुपया आपदा राहत के लिए डायरेक्ट केंद्र की मोदी सरकार ने दिया। लगभग 21,000 मकान दिए, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ आदि आदि डिफेंस, और वो करना चाहिए था, किया। 1,000 करोड़ रुपया मनरेगा का एक्स्ट्रा दिया, बाकी सब कुछ दिया जो गवर्नमेंट के पास मौजूद है। परंतु अगले ये सारे काम में 10 महीने सरकार ने बिता दिए। 10 महीने के बाद भी ये सरकार आज 16 महीने बाद भी केवल और केवल बीजेपी को कोसते कोसते 16 महीने बीत गए। और जब जनता त्रस्त हो गई, जनता की अपेक्षाएं, उम्मीदें समाप्त हो गई, तो सड़कों पर उतरे।
हम शिमला के लोगों ने देखा कि ऊपर से ओले पड़ रहे हैं, बर्फ पड़ रही है, धरने देने वालों के टेंटों के अंदर पानी घुस गया, बर्फ घुस गई। उसके बाद भी वो वहीं पर डटे रहे, बैठे रहे, परंतु किसी ने उनके दुख को नहीं सुना, उनके हालात को नहीं पूछा, और करते करते चुनाव की घोषणा हो गई। जनता की जो कष्ट थे, उन कष्टों का प्रभाव सारे समाज पर, चुने हुए प्रतिनिधियों पर पड़ा, और कांग्रेस के माननीय विधायकों के ऊपर भी इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। यहां तक कि उन्होंने सरकार के खिलाफ सीधा मोर्चा खोला, क्योंकि हिमाचल की जनता त्रस्त हुई, उनके विधानसभा क्षेत्रों की जनता त्रस्त हुई, और सरकार फिर फेल हुई, और फिर बीजेपी को कोसा कि बीजेपी ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। मैं अपनी बात को समेटते हुए कहना चाहता हूं कि 1 साल 6 महीने का समय कांग्रेस की सरकार ने केवल बीजेपी को गाली देकर के समाप्त कर दिया, और प्रदेश की जनता की अपेक्षाओं को दरकिनार कर दिया, और चुनाव आते ही दोबारा से वही सब कुछ नई काठ की हांडी में डाल करके वो परोसने का काम शुरू कर दिया। नई गारंटियां, नए तरीके से नए फार्म भरने का काम शुरू किया। साथियों, हिमाचल की जनता बखूबी जान गई है कि वर्तमान सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है, और अब ये सरकार वेंटिलेटर पर जा चुकी है। ऑक्सीजन सिलेंडर से भी काम नहीं चल रहा है, अब ये सरकार वेंटिलेटर पर है। ये हिमाचल की जनता जानती। मैं आपके माध्यम से एक और ध्यान कराना चाहता कि हिमाचल प्रदेश का विकास अगर पिछले 5-7 साल के अंदर हुआ है, तो उसके पीछे केवल और केवल नरेंद्र भाई मोदी की सरकार है। अगर ये कांगड़ा से लेकर के शिमला का 4 लेन नेशनल हाईवे बन रहा है, तो वो मोदी जी की देन है। अगर पठानकोट से लेकर के मंडी की सड़क बन रही है 4 लेन हाईवे, तो वो मोदी जी की देन है। अगर कीरतपुर से लंबी लंबी टनल्स बना करके मनाली तक अगर से 4 लेन हाईवे बन रहा है, तो वो मोदी जी की देन है। कीरतपुर से और 1 घंटे में हम सुंदरनगर आज पहुंच जाते हैं, जब 6-6 घंटे लगा करते थे। आज वहां हवाई जहाज से जाने वालों की संख्या लगभग नगण्य हो गई है। वो चाहे अटल टनल रोहतांग की बात हो या अन्य सड़कों के निर्माण, लगभग 42,000 करोड़ रुपए के 4 लेन नेशनल हाईवेज हिमाचल प्रदेश में निर्माण, 1 लाख करोड़ रुपए के नए प्रोजेक्ट वो मोदी सरकार ने वो स्वीकृत किए हैं, जिसकी घोषणा 3 महीने 2 महीने पहले आदरणीय नितिन गडकरी जी हिमाचल में कर। और जो ग्रामीण सड़कें हैं उसके लिए अभी तक 27,000 किलोमीटर सड़क, वो ग्रामीण सड़क मोदी जी की देन हिमाचल प्रदेश के लिए है। साथियों, बाकी जितनी योजनाएं उनके अंदर हिमाचल प्रदेश को जो लाभ हो रहा है, वहां ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले शुरू हुआ, और 1475 करोड़ रुपया जिसके ऊपर व्यय करके आज वो देश का नामी संस्थान बनने जा रहा है, जहां हिमाचल के लोगों को बेहतरीन चिकित्सा मिले।
3 मेडिकल कॉलेज के लिए 250 करोड़ रुपया, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के साथ साथ और एम्स, IIM सिरमौर 500 करोड़ रुपए का बहुत कंप्लीट संस्थान बनकर तैयार हो चुका है। ये हिमाचल प्रदेश के लिए मोदी जी की विशेषता, वो चाहे और बल्क ड्रग पार्क के रूप में एक रोजगार के लिए और हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी को मजबूत करने के लिए, या फिर मेडिकल डिवाइस पार्क के रूप में इस तरह से हिमाचल प्रदेश को मजबूत करते हुए पेयजल योजनाओं के अंदर 8 लाख घरों को कनेक्शन देना, लगभग हिमाचल प्रदेश के 10 लाख से ज्यादा किसानों को किसान सम्मान निधि देना, हिमाचल प्रदेश के और 12 लाख से अधिक लोगों को आयुष्मान का लाभ देते हुए और हिमाचल प्रदेश के मोर देन 60% लोगों को फ्री राशन देते हुए उनको मदद करना, ये बहुत बड़ी चीज है। इस प्रकार केंद्र की लगातार सहयोग और हिमाचल प्रदेश का सरकार का नकारात्मक दृष्टिकोण, इन दोनों चीजों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी चुनाव अभियान में जुटी। और ये जो 6 उपचुनाव डिक्लेयर हो गए और 3 और उपचुनाव डिक्लेयर होंगे, ये 9 उपचुनाव हिमाचल प्रदेश की राजनीतिक स्थिति को पूरी तरह से परिवर्तित करने वाले हैं। इस दिशा के अंदर भारतीय जनता पार्टी सजगता के साथ कार्यरत है। प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश के जनमानस को ठगा है और केंद्र की मोदी सरकार, बीजेपी सरकार ने हिमाचल प्रदेश और देश के अंदर एक विशिष्टता, सेवा के रूप में, समर्पण के रूप में, राष्ट्रवाद के रूप में वो दी है। इतना कहते हुए आज इन्हीं बातों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वालों का कारवां लंबा हो रहा है और ये कड़ी अभी जारी रहेगी। इतना मुझे आपसे साझा करना। धन्यवाद। सर, आपने सरकार के वेंटिलेटर पर होने की बात कही। आपके ही जिला से एक मंत्री आते हैं, हर्षवर्धन चौहान, वो आज कह रहे थे कि हम स्थिति समझ नहीं पा रहे हैं, भाजपा ऐसा कह क्यों रही है, क्योंकि अगर 62 की मेजोरिटी की जाए उस हिसाब से भी हम सत्ता में हैं और अगर उपचुनाव हो जाते हैं उस मामले में भी हम बराबरी पे आएंगे, फिर वेंटिलेटर की बात कहां से रही? समझ तो उनको उस समय भी नहीं आया था जब 34 हो गए। 43 को लेकर के चले थे और जब गिनती हुई तो 34 हो गए। और 34 होने के बाद वो ये नहीं मान रहे कि हमें कुछ नुकसान हुआ है, तो इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं। अब कभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी, कभी माननीय उप मुख्यमंत्री जी और कभी इनके मंत्रीगण बहुत जोर से बोलते हैं हमारी सरकार 5 साल चलेगी, अर्थात आपकी सरकार को डर लगा हुआ है। कोई बोलता है हमारी सरकार सुरक्षित है, नहीं गिरेगी, तुम्हारे को डर लगा हुआ है। भाई हम तो कह रहे हैं सरकार चल रही है, परंतु सरकार जनहित में नहीं चल रही है, हिमाचल की जनता के साथ धोखा हो रहा है, ये हम कह रहे हैं। हिमाचल की जनता को ठगा जा रहा है, ये हम कह रहे हैं। सरकार चल रही, कोई इतराज नहीं है, परंतु सरकार जनता की कामों के विकास के, ना कि संस्थान बंद करने। अब अस्पताल बंद कर रहे हैं, अब डॉक्टरों का NPA बंद कर रहे हैं, अब नौकरी देने वाला संस्थान बंद कर रहे हैं। आपने 1.5 साल में एक भी नौकरी नहीं दी, अगर दी है तो हमारे को बताइए।
मीडिया के सामने भी नहीं बताया आज तक कि एक भी नौकरी दी उन्होंने। 1.5 साल में एक भी नौकरी नहीं दी। आपने गारंटी पूरी नहीं की, अब आकर के झूठे फार्म भर रहे हैं। ये कोई तरीका है? चुनाव डिक्लेयर हो गया, अब आप फार्म भेज रहे हैं और बाद में बोल रहे बीजेपी वाले बंद करा रहे फार्म। अरे तुमको किसने रोका था? पिछले 1.5 साल में फार्म भरते, पैसे भेजते, हम भी आपका स्वागत करते, पर आप फिर दोबारा से धोखा दे रहे हैं। कहीं तो स्टैंड पे कानून व्यवस्था बिगड़ रही है। जो लोग चुने हुए प्रतिनिधि तुमको छोड़ करके गए हैं, एक भी ऐसा माननीय विधायक नहीं है जिसके ऊपर आपने मुकदमे दर्ज नहीं किए। लगातार हाई कोर्टों में वकील अपीयर हो रहे हैं। आशीष के ऊपर आपने मुकदमा कर दिया, चैतन्य के पिता के ऊपर आपने झूठी एफआईआर कर दी, रवि के घर का रास्ता जेसीबी भेज करके खोल दिया, किसी का कारोबार बंद कर रहे हैं, किसी का क्रशर बंद कर रहे हैं, किसी के भाई को ऊपर मुकदमा दर्ज कर रहे हैं, किसी की घरवाली पे मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। आपने कानून व्यवस्था बिगाड़ करके रख दी है। हम ये कह रहे हैं सरकार चल रही है, वेंटिलेटर पर इसलिए है कि वो जनहित के काम समाप्त कर चुकी है। केवल अपनी सरकार को बचाने में सारी ताकत, एनर्जी, पैसा उसी में लग रहा है, जनता के लिए कुछ नहीं है। बिंदर जी, आप हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जगहों पर अभी गए थे, अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से भी मिले थे। विरोध के स्वर तो अब भाजपा में भी उठने लगे हैं। अब 2022 के आम चुनावों की स्थिति ना हो, भीतरघात को रोका जाए, इसके लिए पार्टी का प्लान बी क्या है? भारतीय जनता पार्टी पूरी शिद्दत के साथ, पूरे संगठन के साथ चुनाव मैदान में है और कहीं पर भी किसी भी प्रकार की स्थिति नहीं है। ये सवाल कांग्रेस पार्टी के लिए है, जिनके 9 विधायक, 6 उनके और 3 इंडिपेंडेंट जो उनके एसोसिएट सहयोगी रहे हैं, उनको छोड़ करके गए हैं और बीजेपी शामिल हो चुके हैं। 6 को टिकट मिल चुका है बीजेपी का। ऐसी भयावह स्थिति कांग्रेस पार्टी, और अभी ये तय नहीं हो पा रहा उनमें कि कौन वहां टिका रहेगा, कौन नहीं टिका रहेगा। उनकी माननीय प्रदेश अध्यक्षा, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली को सर्टिफिकेट दिया है और वो सर्टिफिकेट आपके पास है। उन्होंने कहा है भाजपा का संगठन, भाजपा की कार्यशैली कांग्रेस के संगठन और कांग्रेस की कार्यशैली से बहुत बेहतर है। इसलिए और ऐसे संगठन के बूते पर मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहती जो कमजोर संगठन हो। तो जब सर्टिफिकेट ही और रूलिंग पार्टी दे रही है, उनके प्रदेश अध्यक्ष दे रहे हैं, तो कोई चिंता की बात नहीं। 21 महीने बाद इंदु जी की वापसी की क्या वजह है? भारतीय जनता पार्टी से प्रभावित होकर के, श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के कार्यशैली से प्रभावित होकर, हिमाचल प्रदेश की वर्तमान सरकार की नकारात्मक नीतियों से और प्रभावित होकर, और भविष्य में हिमाचल का भविष्य भाजपा के साथ है, इसलिए मैं समझता हूं कि ये भाजपा में आई है। 2022 में मोदी जी का प्रभाव कम हो गया था जो कांग्रेस पार्टी में चली गई। भारतीय जनता कांग्रेस पार्टी तो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा, पहले तो कांग्रेस भैया इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा। और सर उससे पहले कांग्रेस ज्वाइन की थी, ऑफिशियली की थी। सर पार्टी को टेंट करने वाले कार्यकर्ताओं की वापसी की वजह समझा दी है। कल का भूला आज घर वापिस आए, इसका अभिनंदन। सर, जिस तरह से लगातार बीजेपी कह रही है कि लोकसभा चुनाव के साथ हम विधानसभा में भी सरकार बनाएंगे हिमाचल में, तो क्या और विधायक भी आने वाले हैं या आने वाले हैं तो कब तक आएंगे? इतनी बड़ी बात है, पहले ये सरकार वेंटिलेटर से बाहर नहीं आ रही है।
तो अब देखते हैं। अभी तो 2024 का पार्लियामेंट में 4 सीटें जीतना और ये 9 उपचुनाव जीतना, ये हमारा लक्ष्य है। हम तो जनता से आशीर्वाद लेने के लिए जनता के बीच में जाए। बहुत धन्यवाद।